हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों अगस्त 2023 की जो मंथली मैगजीन है विजन आईएएस की। इसमें हम लोग एनवायरनमेंट के सेक्शन को कवर कर रहे थे और आज हम उसके बचे हुए टॉपिक को कवर करेंगे एनवायरनमेंट के। तो चलिए शुरू करते हैं एनवायरनमेंट के सेक्शन को। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अक्सर यूपीएससी प्रीलिम्स के साथ मेंस में भी प्रश्न पूछता है, तो ध्यान से समझना है इस चीज को। तो आप देखेंगे यहाँ पे कृषि वानिकी के बारे में कि केंद्र ने कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए एक फैक्ट शीट जारी की है। ध्यान दीजिएगा। और इस फैक्ट शीट को तैयार किसने किया? आईसीएफआरई ने। और वो क्या होता है? इंडियन काउंसिल फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, इसके द्वारा एक फैक्ट शीट तैयार की गई है एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए। तो जरा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, जिसका हेडक्वार्टर आपको देहरादून में देखने को मिलेगा, और ये पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त परिषद यानी ऑटोनोमस बॉडी है। साथ ही साथ ये एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में काम करती है, जो कि वानिकी अनुसंधान, शिक्षा, विस्तार आवश्यकताओं की देखरेख के लिए। और साथ ही साथ ये अलग अलग जैव भौगोलिक क्षेत्रों और 9 क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान और 5 केंद्र भी इसमें शामिल हैं। देश की अलग अलग जहां जहां पर भी है, वो सभी कुछ आईसीएफआरई के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए इसे अम्ब्रेला संगठन कहते हैं। अम्ब्रेला संगठन का मतलब होता है जहां पर एक ऑटोनोमस बॉडी या एक सबसे सर्वोच्च संस्था या सर्वोच्च निकाय जब 5-6 इंस्टीट्यूशन की गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करे, उसके रेगुलेशन बॉडी के रूप में काम करे, उसको रेगुलेट करे, ठीक है, तो उस समय जो है कि हम उसे अम्ब्रेला संगठन के रूप में कहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि भौगोलिक क्षेत्र, 9 क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, 5 केंद्र शामिल हैं। ये सभी चीजें इसको अम्ब्रेला संगठन का दर्जा प्रदान करती हैं। अब इस फैक्ट शीट से संबंधित जो अन्य तथ्य कि बांस सहित, जो बांस का पौधा आपने देखा ना, लंबा लंबा बांस होता है, तो बांस सहित 36 अलग अलग प्रजातियों की कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को शामिल किया गया। यानी कि इसमें बांस को भी इंपॉर्टेंस दी गई और साथ ही साथ अलग अलग 36 प्रकार की जो प्रजातियां हैं उसको कृषि से संबंधित जानकारी में शामिल किया गया है। इन 36 प्रजातियों में ल्यूकेना, ल्यूकोसेफला या सुगाबुल, इसे सुगाबुल और यूकेलिप्टस की अलग अलग प्रजातियां भी शामिल हैं। अब यहाँ फोकस क्यों किया गया स्पेशली ल्यूकेना पर, या फिर जो है कि सुगाबुल जिसे हम कहते हैं सुगाबुल, या फिर यूकेलिप्टस? क्योंकि ये दोनों ही एक तरीके से हमारे पर्यावरण के प्रतिकूल हैं, पर्यावरण से संबंधित नहीं है। ये पर्यावरण को हानि पहुंचाती हैं। कैसे पहुंचाती हैं? जैसे अगर आप देखोगे IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर के लिए जो संस्था है, इसने सुबाबुल को एक आक्रामक प्रजाति बताया है और इसे 20 से अधिक देशों ने इसे खरपतवार यानी कि खराब घास, या यूं कहें कि जो खेती को प्रभावित करती है, उसके रूप में इसे लिस्टेड कर रखा है, जो कि भारत में भी ये पाई जा रही है। तो भारत सरकार भी एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से इसे बैन करेगी। साथ ही साथ यूकेलिप्टस की बात करेंगे तो अत्यधिक जल गहन पद्धति है, क्योंकि मतलब जल गहन प्रजाति है ये। आपने पढ़ा भी होगा अपने प्रीलिम्स की तैयारी में कि सबसे अधिक जो जल ग्रहण करता है वो करता है यूकेलिप्टस। और जिस क्षेत्र में यूकेलिप्टस के जो पेड़ होते हैं उनके आसपास का जो भौम जल होता है, जमीन के स्तर का जो जल होता है, उसका जल स्तर गिरने लगता है, कुओं में पानी घट जाता है, और जो आपकी समरसेबल या बोरिंग होती है या हैंडपंप होता है, उनमें भी पानी का लेवल क्या होता है? नीचे चला जाता है, जिसे हमें दोबारा उसे बोरिंग करना पड़ता है। क्योंकि यूकेलिप्टस क्या करता है? पर्यावरणीय रूप से क्षति पहुंचाता है और ये पानी को अपनी ओर खींच के इसका नुकसान पहुंचाता है। वहीं कृषि वानिकी के बारे में जरा समझते हैं कि किसे हम कहते हैं कृषि वानिकी। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि कृषि वानिकी के तहत भूमि के एक निर्धारित हिस्से पर कृषि और वृक्षारोपण कार्य को एक साथ जब किया जाए तो उसे हम कृषि वानिकी कहते हैं, यानी एग्रो फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, जंगल का मतलब होता है वृक्ष लगाना, पेड़ लगाना, पौधे लगाना, और एग्रो मतलब होता है एग्रीकल्चर यानी खेती करना। तो आप खेती करने के साथ साथ अगर अपने खेतों में मेड़बंदियों पर या रास्तों पर अगर आप पेड़ों को लगा रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री। इसी तरीके से एक और टॉपिक आता है मिश्रित खेती किसे कहते हैं। तो मिश्रित खेती में कृषि के साथ साथ जब आप पशुपालन भी करने लगते हैं तो उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं, यानी कि मिश्रित खेती कहते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि कृषि और पशुपालन दोनों ही इंक्लूडेड हैं। लेकिन कृषि वानिकी जो एग्रो फॉरेस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें पशुपालन नहीं होगा बल्कि कृषि के साथ वृक्षारोपण हो जाएगा। और ये जो कृषि और वानिकी यानी कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों ही परस्पर क्रिया और परस्पर निर्भरता पर आधारित होते हैं। एक दूसरे के बिना पूरी तरह से वो नहीं चल सकते। अगर आपको कृषि को सुरक्षित रखना है तो आपको वृक्षारोपण करना पड़ेगा,
वृक्षारोपण को अगर सुरक्षित रखना है तो आपको कृषि को करना पड़ेगा। और अगर हम देखें इसी में तो कृषि वानिकी के जो घटक के रूप में तो आप कृषि के साथ जैसे फसल प्रक्रिया, वृक्ष लगा सकते हो, पशुधन को भी शामिल किया जाता है। लेकिन अगर मैं केवल पशुधन यानी पशुपालन और कृषि इन दोनों को मिलाऊं तो उसे हम मिश्रित खेती कहेंगे। लेकिन यहाँ पर पशुधन का मतलब हो गया कि किसान केवल खेती नहीं करता, खेती के साथ साथ वो वृक्ष वगैरह भी लगाता है और अपने घरों में अगर एक दो गाय, भैंस या बकरी इस तरीके से मवेशियों को भी पालन करता है, तो ये सभी कृषि वानिकी के लिए लाभदायक होंगे। अब इसमें कृषि वानिकी की कुछ प्रणालियां हैं जो आपसे प्रीलिम्स में स्पेशली पूछ सकता है, तो ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड ये टॉपिक रहेगा यहाँ पर। जैसे एग्री सिल्वीकल्चर, एग्री मतलब हो गया फसल और सिल्वीकल्चर मतलब हो गया वृक्षों की खेती के लिए। तो जब हम फसल और वृक्ष लगाते हैं तो एग्री सिल्वीकल्चर कहलाता है। वहीं सिल्वो पॉस्टोरल जिसमें चारागाह यानी पशुधन प्लस वृक्ष हो जाते हैं, और एग्रो सिल्वो पॉस्टोरल में फसल भी हो गया, पशुधन भी हो गया, वृक्ष भी हो गया, तो ये तीनों ही इसमें शामिल हो जाती हैं। तो ये प्रीलिम्स से रिलेटेड होगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि वानिकी प्रणाली के लाभ क्या है मेंस ओरिएंटेड, तो आप लिख सकते हो कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, पहली तो वस्तुओं के उत्पादन और भूमि की उत्पादकता में बढ़ने में मदद होता है, क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। नेचुरल खाद, कृषि और वृक्षारोपण जो होता है उससे बेनिफिट मिलता है। वहीं संधारणीयता यानी उत्पादन क्षमता को स्थायी बनाए रखने में भी मदद मिलती है। और अनुकूलन की बात करेंगे तो इससे पहले से तय कृषि वानिकी गतिविधियां भी संपन्न हो जाती हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है एग्रो फॉरेस्ट्री हमारी इकोलॉजिकल के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, और जो भूमि की उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसीलिए सरकार के द्वारा एक फैक्ट शीट के माध्यम से एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट को और आगे जो है कि बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसका महत्व अगर हम बात करें तो आप यहीं पर देख सकते हो कि महत्व की तो कृषि से लाभ इसमें मिलता है। जैसे कृषि से लाभ हो जाता है, इसकी भूमि में प्रति इकाई भूमि में वृक्ष लगेगा, फसल लगेगा, पशुधन लगेगा, इसका संयुक्त उत्पादन होता है जो किसी अन्य एकल घटक के संयुक्त उत्पादन से अधिक होता है। तो वृक्षों की भी खेती हो रही है, फसल भी हो रहा है, पशुधन भी हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। संसाधनों की संधारणीयता कैसे कि प्रदूषण को कम किया जा सकता है, मृदा अपरदन में कमी कर सकते हैं, क्योंकि जब वृक्षारोपण करेंगे, पेड़ों को लगाएंगे तो मिट्टी के कटाव को भी हम रोक सकेंगे, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट होने से बचा सकता है। और वन्यजीव पर्यावास का भी निर्माण होगा। जब हम पेड़ लगाएंगे, जंगल की तरह जो है कि पेड़ बढ़ते चले जाएंगे, तो उनमें कुछ वन्य जीव होंगे जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, जो पेड़ों के पास रहते हैं, पेड़ों के ऊपर घोंसले बना के रहते हैं, पेड़ों की मांद में रहते हैं नीचे साइड में, तो मिट्टी के पास, तो ये सब भी एक हम जीवन दे सकेंगे। इनपुट लागत में कमी आएगी, जैसे वृक्ष की पत्तियों के सड़ने पर जो निर्मित खाद होगी तो वो हम कृषि में प्रयोग कर सकेंगे, तो हमारी लागत बच गई। फल पलवार के रूप में वृक्ष के अवशेषों के उपयोग कर सकते हैं, जैसे मल्चिंग जिसे कहते हैं ना, कि जैसे आपने धान की फसल काट ली, गेहूं की फसल काट ली, मक्के की फसल काट ली, सरसों की फसल काटी, तो जमीन में जो उनकी जड़ रह जाती है वो भी हमारे जो पलवार के रूप में होते हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं, खाद का काम करते हैं। और वृक्षों से प्राप्त होने वाले जैव कीटनाशकों के उपयोग भी हम कर सकते हैं। जैसे अब नीम का पेड़ अगर आपने लगाया तो नीम की पत्तियों का प्रयोग क्या कर सकते हो आप, अपने जो बड़े बड़े जो ड्रम होते हैं गोदाम टाइप के, मतलब उसमें आप गेहूं अगर स्टोर कर रहे हो तो वहाँ नीम की पत्ती डाल दो, धान या चावल में नीम की पत्ती डाल दो, कई जगह आप नीम की पत्तियों का लेप जो है कि लगा सकते हो। तो ये सब चीज़ें भी जैव कीटनाशक के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। वहीं जैव विविधता का भी हम संरक्षण कर सकेंगे इससे, मतलब बायोडायवर्सिटी को हम बचा सकेंगे, क्योंकि वृक्षों की बायोडायवर्सिटी, कृषि की बायोडायवर्सिटी, पशुधन की बायोडायवर्सिटी, वन्यजीव पर्यावास की बायोडायवर्सिटी, तो इन सभी चीज़ों को हम संरक्षण प्रदान कर पा रहे होंगे। और खाद्य सुरक्षा भी बचेगी, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार होगा। जब कृषि की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पोषण स्तर में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, तो कहीं ना कहीं खाद्य की सुरक्षा भी बढ़ेगी, लोगों की गरीबी और भुखमरी का संकट भी दूर होगा और लोगों को पोषण भी प्राप्त होगा। किसानों की आय में वृद्धि भी होगी, क्योंकि रोजगार के नए अवसर भी प्रदान होंगे उन्हें, और वृक्षों की खेती करने से वृक्ष से बनने वाले उत्पाद का भी वो निर्यात कर सकेंगे, उसे बेच सकेंगे। ठीक है, जैसे पॉपुलर का वृक्ष होता है जिससे माचिस की तीलियां बनती हैं। अब पॉपुलर का वृक्ष अगर आप देखोगे तो बहुत पतली जगह लेता है, बहुत कम जगह में हो जाता है। मतलब दो खेतों के बीच में अगर आप एक मेड़ टाइप की लाइन बनाकर अगर आप पॉपुलर की खेती करते हो तो आप देखोगे बहुत सारा प्रॉफिट किसान इससे ले सकते हैं उसी जमीन में, तो ये फायदा होता है। और कार्बन प्रच्छादन, इट मीन्स कि कार्बन प्रच्छादन की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना और उसका दीर्घकालिक भंडारण भी कर सकते हैं।
क्योंकि जितनी भी आपकी वनस्पतियां होंगी, चाहे वो कृषि की हो, चाहे वो वृक्ष की हो, जब वो अपना भोजन बनाएंगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो वायुमंडल से जो मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रहण करेंगी और अपने अंदर स्टोर करके रखेंगी, अपने भोजन के रूप में, अपने स्टार्च के रूप में। तो कहीं ना कहीं हम वृक्षारोपण और कृषि वानिकी के माध्यम से हम कार्बन की समस्या को भी हम कम कर सकेंगे। अब इसके लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए और भी कुछ आगे की राह हो सकती है, जैसे कृषि वानिकी के नए नए मॉडल विकसित किए जाने चाहिए अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, और किसानों और अन्य उपयोगकर्ताओं को प्रमाणित रोपण सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रमाणित स्तर पे जो रोपण सामग्री है, यानी बीज वगैरह है, उनको बहुत ऑथेंटिक, जो बहुत अच्छी क्वालिटी के, वो प्रोवाइड होने चाहिए। और इसमें अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करके नई नई टेक्नोलॉजी को इनोवेट करना चाहिए। बाजार तक किसानों की पहुंच में सुधार करना चाहिए। अगर किसान अपना कोई प्रोडक्शन कर भी रहा है तो उस प्रोडक्शन को वो बाजार तक कैसे ले जाए, कैसे वो बेच पाए, उसको एमएसपी सही मिल रहा है कि नहीं, बाजार की कीमत सही मिल रही है कि नहीं। तो इसके लिए भी जो है कि कहीं ना कहीं हमें संधारणीयता का ध्यान रखना होगा, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को सही करना होगा, परिवहन सिस्टम सही होगा, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तब जाके जो है कि वो किसान को प्रॉफिट होगा। वहीं प्रभाव का आकलन भी करना चाहिए। कृषि वानिकी को अपनाने से संबंधित पारिस्थितिकी और सामाजिक प्रभावों को लेकर भी रिसर्च करनी चाहिए कि क्या वाकई सामाजिक स्तर पे जो है कि कुछ सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं कि नहीं, पारिस्थितिकी स्तर पे भी कुछ सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला कि नहीं। तो इन पर भी हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। और अतिरिक्त सेवाएं भी, जैसे अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों की सहायता से किसानों तक तकनीकी ज्ञान की पहुंच में सुधार किया जाना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं इसी के बाद कि सरकार ने भी कृषि वानिकी के लिए कुछ पहल आरंभ की, जैसे कृषि वानिकी पर उप मिशन। ध्यान दीजिएगा, कृषि वानिकी पर उप मिशन है, हर मेड़ पर पेड़। जैसे आप देखोगे कि ये खेत है एक, ठीक है, और ये दूसरा खेत है, और इसके बीच में क्या होता है, एक रास्ता होता है पतला सा, ठीक है। तो जो सरकार ने कहा है कि इन रास्तों पर भी आपको क्या करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, इन रास्तों पर भी पेड़ लगाने चाहिए। और इतना रास्ता होता है दोस्तों कि पेड़ लगाने के बाद भी एक आदमी उस मेड़ के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो ये योजना 2016-17 में शुरू की गई। वहीं एकीकृत बागवानी विकास मिशन, इसको भी 2014-15 से शुरू किया गया, जिसमें फल, सब्जी, मशरूम, मसाले आदि की खेती को शामिल किया गया इंटीग्रेटेड फॉर्म में, यानी एकीकृत फॉर्म में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी 2014 से शुरू किया गया, जिसमें हम फसल पशुधन के साथ साथ वृक्षारोपण को भी प्रोत्साहित और विस्तारित कर सकें। और कई वृक्ष प्रजातियों को कटाई और ट्रांजिट रूल्स से छूट दी गई है, और बांस को वन उपज की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है कि अब बांस को जो है कि वन के रूप में नहीं बल्कि एग्रो फॉरेस्ट्री के रूप में हम इसे प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक, देखेंगे संपीड़ित बायोगैस। संपीड़ित बायोगैस। वीडियो अच्छी लग रही हो, समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, आपको टॉपिक समझ में आ रहा हो, और पहला टॉपिक अगर आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, ताकि हम लोगों को मोटिवेट मिल सके, मोटिवेशन मिलती रहनी चाहिए, और फिर हम आपको और भी अच्छी तरीके से कंटेंट देने की कोशिश करें, जो है कि लगातार एफर्ट करते रहें। हालांकि आपका जो सपोर्ट मिलता है उससे हम बड़े उत्साहित होते हैं और नए नए इनोवेटिव तरीके खोजते हैं कि आपको और कितने आसानी से हम चीज़ों को समझा सकें, चाहे फिर वो विज़न की मंथली मैगजीन हो, या फिर आपकी जो है कि RORO की टेस्ट सीरीज हो, या फिर कोई भी कंटेंट हो आपके लिए, वो हम और आसानी से प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा संपीड़ित बायोगैस। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी एक संसदीय समिति जो थी, स्थायी समिति, उसने पिछले साल सतत के कार्यान्वयन की समीक्षा की। अब सतत क्या है, तो सतत को समझ लेते हैं कि सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, अर्थात किफ़ायती परिवहन के लिए संधारणीय विकल्प। यानी जो परिवहन व्यवस्था है उसको और सस्ता कैसे किया जा सकता है, कैसे किफ़ायती कर सकते हैं, किसानों के लिए, आम नागरिकों के लिए, व्यापारियों के लिए, बिजनेस के लिए, सरकार के लिए, सभी के लिए हम परिवहन को और किफ़ायती कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सतत जो प्रोजेक्ट था, इसके लिए इन्होंने समीक्षा की, एक रिपोर्ट सौंपी है। तो क्लियर हो गया, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस संबंधी जो संसदीय स्थायी समिति थी उसने कैसे किया। इसका आरंभ सतत का 2018 में किया गया, और CBG उत्पादन संयंत्रों की स्थापना करना ही इसका उद्देश्य था। CBG मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस, और बाजार में CBG को उपलब्ध कराना भी इसका टारगेट था, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक वाहन है या जो CNG वाहन है, इनके लिए आपको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के साथ साथ CBG गैस का भी प्रयोग करना चाहिए। तो इससे संबंधित ये सतत का प्रयोग किया गया, यानी 2018 में इसकी शुरुआत की गई, और बाजार में CBG उपलब्ध कराना।
बात करते हैं बायोगैस का उत्पादन प्राकृतिक रूप से बायोमास के अवायवीय अपघटन से किया जाता है। यानी कि जो बायोगैस है इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, तो नेचुरल रूप से जो बायोमास होता है, बायोमास का मतलब होता है जैव भार, अर्थात किसी भी पिंड में या किसी भी इकोसिस्टम में कितना जैव भार है। जैसे पेड़ों का जैव भार कितना होगा भाई, पेड़ों के पास जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं, जो उनके पास कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में स्टार्च या मंड स्टोर है, हमारे बॉडी में जितना भी भोजन स्टोर है, हमारी बॉडी में जितना मसल्स है, ये सभी बायोमास कहलाता है। तो इसके अवायवीय अपघटन यानी कि एनारोबिक, यानी जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, ध्यान देना, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है इसलिए अवायविक है, अनारोबिक से किया जाता है। और बायोमास में कृषि अपशिष्ट आते हैं, नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट आते हैं, गन्ना प्रेस मड आदि शामिल होता है। अब कृषि अपशिष्ट में आप देखोगे मल्चिंग यानी जो पलवार मैंने आपको बताया, जैसे अब चावल को अगर धान की भूसी से अलग किया जाता है तो धान की भूसी क्या हो गई, कृषि अपशिष्ट हो गई। हमने किसी पौधे को काटा, किसी सब्जी को बनाया तो उसके जो छिलके हैं वो कृषि अपशिष्ट हो गए, यानी कि। और नगर पालिका में जो ठोस कचरा देखने को मिलता है, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे खाने पीने के सामान के हो, या प्लेट फाइबर कटोरी कुछ भी हो, ये सभी चीजें ठोस अपशिष्ट होती हैं। और गन्ने का जो प्रेस मड होता है जिसको हम सीरा वगैरह कहते हैं, तो ये सभी चीजें मुख्य रूप से बायोमास में आती हैं। और इसको जब अवायवीय अपघटन किया जाता है तब हम सीबीजी को बना पाते हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस को हम तैयार कर पाते हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि सीबीजी बायोगैस के शुद्धिकरण और संपीड़न के बाद प्राप्त होता है। जो सीबीजी है वो बायोगैस के शुद्धिकरण किया जाएगा, संपीड़न के बाद प्राप्त होगा, और जिसमें मीथेन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। लगभग 90% से ज़्यादा सीबीजी में मीथेन पाया जाता है। और यही प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाएगा कि कंप्रेस्ड बायोगैस में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य घटक है जो सबसे अधिक पाया जाता है। यूपीपीसीएस ऐसे प्रश्न पूछता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए मीथेन, क्योंकि सीबीजी में सबसे अधिक मीथेन पाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और समझते हैं कि सीबीजी का महत्व क्या क्या है। स्वच्छ एवं किफायती ईंधन उपलब्ध हो सकेगा हमें, यानी कि हम नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ सकेंगे, क्लाइमेटिक चेंज को कम कर सकेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकेंगे। दूसरा, एनर्जी बास्केट में विविधता लाने में सहायक। हम एनर्जी के लिए यानी ऊर्जा के संकट से निपटने के लिए पेट्रोल और क्रूड ऑयल पे ही, यानी कह सकते हो कि आप जो हमारे जीवाश्मिक ईंधन है, हम केवल उसी पर निर्भर रहते हैं। तो उन निर्भरता को कम करते हुए हम नवीकरणीय संसाधनों की ओर बढ़े और इसमें विविधता लाएं। मतलब एक संसाधन नहीं होना चाहिए, मल्टीपल रिसोर्सेज होने चाहिए नवीकरणीय के। वहीं कच्चे तेल से संबंधित आयात की निर्भरता कम होगी, और जब क्रूड ऑयल की आयात निर्भरता कम होगी तो हमारे भारत में क्रूड ऑयल से संबंधित जो पेट्रोल है, डीजल है, इनकी कीमतें भी कम हो जाएंगी। उद्यमिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सहायक होगी और पंचामृत लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी, जिस पंचामृत लक्ष्य को मोदी जी ने COP26 यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में कहा था, जिसमें कहा था कि 2070 तक भारत को नेट जीरो एमिशन कर देंगे, यानी जीरो कार्बन उत्सर्जन होगा। 2030 तक जो है कि हम 500 गीगावाट तक की एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे जो नवीकरणीय होगी। ठीक है, और आगे देख लेते हैं सीबीजी में मुख्य घटक तो हमने बताया मीथेन है। दूसरा, अन्य घटक में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और आर्द्रता भी होती है। तो आप इसमें ध्यान देना कि सीबीजी में आपको मीथेन मिल गया सबसे अधिक, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ये सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ी कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे शासन से संबंधित मुद्दे हैं, नगर निकाय की सीमित तकनीकी क्षमताएं कार्यान्वयन की दिशा में बाधक के रूप में कार्य करती हैं। वहीं कई प्रकार की विनियामकी मंजूरी लेनी पड़ती है, जैसे पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से आप लोगे, फिर पीएनजी मंत्रालय से, फिर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से, ऐसे बहुत से विभिन्न मंत्रालय हैं। फिर आपको एनजीटी से लेनी पड़ेगी, जो ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, तो इससे परमिशन लेनी होगी। इस वजह से जो उद्यमी होते हैं इनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इनका मनोबल हतोत्साहित हो जाता है, जिससे ये इस सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देते हैं। तो इसे भी हमें सुधारना पड़ेगा। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को समर्थन देने वाली जो केंद्रीय वित्तीय सहायता को अप्रैल 2021 से बंद भी कर दिया गया, तो इस वजह से भी एक समस्या आ रही है। वहीं अपस्ट्रीम ऑयल पीएसयूज को घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन का कार्य दिए जाने के बावजूद सीबीजी परियोजनाएं स्थापित करने में ऑयल पीएसयू रुचि नहीं दिखा रही हैं, ये प्रॉब्लम है। गैर विनियमित बायोमास आपूर्ति श्रृंखला, यानी 30 से 40 दिनों तक की सीमित समय सीमा ही होती है। फीड स्टॉक की कीमतों में हमेशा उतार चढ़ाव बनता रहता है, तो गैर विनियमित बायोमास आपूर्ति श्रृंखला की भी एक समस्या है। वहीं नगर पालिका ठोस अपशिष्ट को उनके संग्रह करने वाली जगह पर ही अलग प्रणाली शुरुआत जो है पर ही एक अलग करने की प्रणाली अकुशल है।
यानी जो नगर पालिका में जो ठोस अपशिष्ट होता है उसको जो अलग किया जाता है कि कौन सा गीला कचरा है, कौन सा सूखा कचरा है, इसको भी अलग करने की जो प्रणाली है वो अकुशल है। क्योंकि जो ट्रेनिंग करने वाले व्यक्ति हैं, यानी जो वहाँ पे काम करने वाले जो लेबर हैं, उन्हें यही नहीं पता चलता है कि कौन सा हमें गीले कचरे में रखना है और कौन सा हमें सूखे कचरे में रखना है। हालांकि आम पब्लिक को तो नहीं पता होता है। आम पब्लिक क्या करती है, डस्टबिन देखा, जबकि वहाँ लगे हुए हैं कई जगह डस्टबिन, कि गीला कचरा किस में डालना है, जो खाने पीने के सामान होते हैं, जो आपने फूड आइटम है, जिसको आपने खाया थोड़ा सा बच गया, ये सब गीले कचरे में आते हैं। आप इसको दूसरे डिब्बे में डालिए जिसमें लिखा होता है, ग्रीन वाला डब्बा होता है। वहीं एक नीले कलर का लगा होता है डस्टबिन, रेड कलर का लगा होता है, जिसमें प्लास्टिक के बैग हो गए, प्लास्टिक के कचरे हो गए, फाइबर ग्लास हो गए और आपके कपड़े वगैरह हो गए जो वेस्टेज हैं, तो इनको अलग अलग करके डालना होता है। लेकिन आम पब्लिक क्या करती है, डस्टबिन देखा और डाल दिया। लेकिन इसको जाके वहां पे अलग अलग किया जाता है नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा। लेकिन उनको भी पता नहीं है कि कौन सा गीला कचरा होगा, कौन सा सूखा कचरा होगा, कौन सा रिसाइकल कचरा है, वो नहीं कर पाते। ये प्रणाली भी अकुशल है, जिसकी वजह से हमारे संसाधनों का दोहन नहीं हो पाता है। वितरण संबंधी भी चुनौती आती है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी और सीबीजी की अलग अलग कर संरचना की वजह से सिटी गैस वितरण नेटवर्क के साथ सीबीजी को जोड़ने में समस्या आती है। बाजार की बात करेंगे तो किण्वित जैविक खाद का कोई खरीदार न होने से कंपनियों की इस क्षेत्र में रुचि कम होती है, क्योंकि आज भी पब्लिक क्या करती है, यूरिया खरीदती है, डाई खरीदती है, फर्टिलाइजर खरीदती है, इस तरीके की कोई खाद नहीं खरीदती। इसलिए सीबीजी कंपनियों का 15 से 20% राजस्व इसी पर निर्भर होता है। और सीएनजी वाहनों की संख्या अभी कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में बायो सीएनजी के उपभोक्ता नहीं के बराबर हैं, क्योंकि अभी लगातार सरकार के द्वारा सीएनजी वाहनों पे लगातार छूट दी जा रही है। अभी पिछले ही साल आपने देखा होगा, यूपी सरकार ने भी एक नई जो है कि पॉलिसी दी थी सीएनजी वाहनों पर, कि जो व्यक्ति सीएनजी वाहन खरीदेगा उसको इतने हजार की छूट, उसको इतने 4 व्हीलर पे छूट रहेगी, अगर आप 4 व्हीलर खरीदो तो 50,000 की छूट। तो सरकारें भी लगातार अभी प्रयास कर रही हैं कि कैसे भी करके इलेक्ट्रिक वाहन मार्केट में आए, सीएनजी वाहन मार्केट में आए, तभी तो जो है कि उससे समय जो फ्यूल होगा, जो ईंधन होगा, उसकी बिक्री होगी। अभी हमारे भारत में मैक्सिमम 90% जो है कि पेट्रोल और डीजल पर संचालित वाहन ही हैं। तो इसलिए अभी डिमांड हमारी सीएनजी या सीबीजी की कम है, पेट्रोल और डीजल की ज़्यादा है। तो इसमें आम लोगों को भी जागरूक होना होगा कि हमें भी पर्यावरण को बचाने के लिए नेचुरल गैस सीएनजी वाले वाहन खरीदने चाहिए, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने चाहिए, पेट्रोल और डीजल के वाहनों को स्किप करना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। और इसी वजह से अब तक केवल सीबीजी संयंत्र कितने लगे हैं, टोटल 40 सीबीजी संयंत्र ही केवल लग पाए हैं अभी तक। अब यहाँ पे हम सतत की बात करेंगे तो सतत के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, 2023 तक 5,000 सीबीजी संयंत्र स्थापित करने हैं। हालांकि 2023 तक कितने हुए, केवल 40 हुए, तो ये भी एक समस्या रही। वहीं प्रतिवर्ष 15 मिलियन टन सीबीजी का उत्पादन करना है और प्रतिवर्ष 50 मिलियन टन जैव खाद का उत्पादन भी करना है। और भारत के ऊर्जा संबंधी भावी जो भविष्य के लिए हमारे विजन है, 4 स्तंभों पर आधारित है। ऊर्जा की उपलब्धता, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संधारणीयता और ऊर्जा सुरक्षा को ये पूरा कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग, सीबीजी को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहलें क्या क्या हैं। जैसे परिवहन के लिए ईंधन के रूप में बायो सीएनजी के उपयोग पर बल दिया जाए। परिवहन के लिए कि बायो सीएनजी यानी सीएनजी पर फोकस किया जाए। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018, इसका उद्देश्य सीबीजी और अन्य जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देना है, सीएनजी वगैरह के, जिससे हम इसका मार्केट में अधिक से अधिक चलन ला सके। गोबर धन योजना, यानी कि गोबर के जो खाद होती है उसको फेंकने से अच्छा है कि हम उससे धन का प्रोडक्शन करें। कैसे करेंगे, तो मवेशियों और जैव निम्नीकरण के अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन से गांव की आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है। क्योंकि सबसे अधिक जो गोबर का इकट्ठा होता है वो कहाँ होता है, गाँव में होता है, खाद के रूप में हो सकता है। आरबीआई ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण योजना के तहत सीबीजी परियोजनाओं को भी शामिल किया। यानी प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग पीएसएल जो होता है, इसमें आरबीआई कहती है कि आपको एक निश्चित धनराशि के अंतर्गत आपको हर हाल में सीबीजी को इतनी लोन देने ही पड़ेंगे। अब आप कहोगे सर कोई जाएगा तभी तो देगा, वो अलग बात है कि कोई व्यक्ति नहीं जा रहा सीबीजी का लोन लेने, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो आपके पास उतना पैसा होना चाहिए निश्चित धनराशि में कि हाँ वो लोन सीबीजी वालों को ही देंगे और किसी को नहीं देंगे। जैसे एग्रीकल्चर के लिए फिक्स किया गया है 30% और एजुकेशन के लिए फिक्स किया गया, वैसे सीबीजी के लिए भी फिक्स किया गया कि ये जो सीबीजी में जो आप लोन दे सकते हो कंप्रेस्ड बायोगैस नेचुरल में, ये पैसा किसी और के लिए आप नहीं दे सकते हो। किण्वित जैविक खाद के लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम, जिसमें बायोगैस, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जैव ऊर्जा के अन्य पहलुओं में क्षमता निर्माण और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। तो अब हम आगे की राह में अगर हम देखते हैं
तो समन्वय तंत्र सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए इन मुद्दों को सुलझाने के लिए। वित्तीय सहायता की बात करेंगे तो कैपेक्स आधारित सब्सिडी की जगह उत्पादन आधारित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सीबीजी क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए बायोफ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड क्रेडिट गारंटी का गठन किया जाना चाहिए। वहीं गवर्नेंस में भी सुधार होना चाहिए, जैसे सिंगल विंडो मंजूरी की सुविधा होनी चाहिए सब्सिडी के वितरण के लिए। अब ऐसा नहीं है कि अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग मंत्रालय से मंजूरी लेते रहें, मंजूरी मिली नहीं मिली, कहीं पैसा देना पड़ा, कहीं घूस देनी पड़ी। इससे जो है कि जो स्टार्टअप करने वाला व्यक्ति होता है, जो उद्यमी होता है, जो कंपनी लगाने वाला व्यक्ति होता है, उसका मनोबल डाउन हो जाता है। वहीं शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता के निर्माण को भी बल दिया जाए और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को भी हम अपना सकते हैं, जिसमें जो अकुशल कारीगर हैं उनको स्किल्ड लेबर के साथ रिप्लेस करके हम नगर पालिका का जो अवशिष्ट है उसको क्लियर कर लें कि कौन सा गीला कचरा है, कौन सा सूखा है। और कृषि बायोमास के निर्यात को प्रतिबंधित या विनियमित किया जाना चाहिए, यानी कृषि बायोमास जो होता है उसको निर्यात न किया जाए, बल्कि उसको रेगुलेट करके यहीं पे सीबीजी का उससे प्रोडक्शन किया जाए। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब हम चलते हैं आपके अगले टॉपिक पे, और ये हमारा आज की क्लास का आखिरी टॉपिक होगा, जिससे हमारा एनवायरनमेंट का जो लॉन्ग टॉपिक सेक्शन था वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोग छोटे वाले जो संक्षिप्त सुर्खियाँ हैं उसको हम लोग कल की क्लास में कवर कर लेंगे। तो देखते हैं टाइडल एनर्जी की अगर हम बात करें तो क्या है टाइडल एनर्जी। ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भारत में ज्वारीय ऊर्जा विकास पे एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और अन्य संबंधित तथ्य की बात करेंगे तो महासागरीय ऊर्जा के 3 प्रमुख प्रकार हैं, एक तो तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा। तो महासागर ऊर्जा के स्तर पे देखो, महासागर की जब ज्वार भाटा आते हैं तो भी आप देखोगे महासागर का जो तापमान है उससे भी ऊर्जा होती है, और महासागर की जो लहरें होती हैं, जो तरंगें होती हैं, जो सुनामी की तरह आती हैं, इन तीनों से ही हम महासागर के स्तर पे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। समिति ने कहा है कि ज्वारीय और तरंग ऊर्जा की अनुमानित जो क्षमता है वो 12,455 मेगावाट और 41,300 मेगावाट क्रमशः है। ये अनुमानित क्षमता है, हालांकि इसका दोहन नहीं हो रहा है इतना। ये बताया जा रहा है समिति द्वारा कि इतनी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं इनसे। निम्न मध्यम ज्वारीय तरंग ऊर्जा क्षमता वाले संभावित क्षेत्र कौन से हैं? तो जैसे खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, गुजरात का दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर हमें मध्यम और निम्न ज्वारीय तरंगें मिल सकती हैं। पाक की खाड़ी तमिलनाडु में मन्नार चैनल, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी, दक्षिण हल्दिया और सुंदरबन, यहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकते हैं। महासागरीय तापीय ऊर्जा क्षमता का अब तक पूरी तरह से आकलन भी नहीं किया जा सका कि जो महासागर के तापमान से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कितनी हो सकती, इसका भी आकलन नहीं किया गया है। इसीलिए केवल ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा को हमने बताया कि अब इनमें अगर हम चुनौतियों की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए पहली चुनौती है तकनीकी स्तर पे कि टरबाइन की पूरी दक्षता हासिल नहीं की जा रही है सीमित विस्तार के कारण, जिसके उपकरण की लागत भी अधिक बनी हुई है। वहीं अप्रत्याशित पर्यावरणीय स्थितियां भी बन रही हैं, जैसे महासागरीय ऊर्जा क्षेत्र में कार्यान्वयन अनुभव का न होना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को महासागर के क्षेत्र में कोई अनुभव तो है नहीं। फिर क्षय या संधारण, यानी कि खारा जल अत्यधिक क्षयकारी होता है, जिसकी वजह से उपकरण के डिजाइन, निर्माण और स्थापना में अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है कि ऐसा ना हो कि उस जल की वजह से उसमें जंग लगने लगे, वो उसको गला दे, वो उसको खराब कर दे। तो ये उपकरणों को भी हमें देखभाल करनी पड़ती है। जैव संदूषक यानी कि बायोफॉइलिंग, समुद्र में लगाए गए उपकरणों के गतिशील हिस्से में लघु आकार के जीव और पादप फंस जाते हैं और इससे उपकरण काम करना बंद करते हैं और हमेशा रखरखाव की जरूरत पड़ती है, इसलिए यह प्रक्रिया भी अत्यधिक महंगी पड़ने लगती है लोगों को। वित्तीय स्तर पे अगर हम बात करें तो आप देखोगे महासागरीय ऊर्जा के उपकरणों की आरंभिक लागत भी अधिक है। पारंपरिक जो ताप संयंत्र लगते थे कोयला आधारित वगैरह, जो स्थल पे लगते थे, वो लागत उतनी नहीं आती थी जितनी महासागर के स्तर पे लागत हमें महंगी देखने को मिलती है। इससे जुड़े जोखिमों को साझा करने और उसे कम करने के लिए किसी व्यवस्था के नहीं होने से परियोजना से लाभ प्राप्ति कम हो जाती है। वहीं ऐसी परियोजनाओं में वित्तीय संस्थानों की अधिक रुचि नहीं होने के चलते निधि जुटाने में भी समस्या आती है, यानी कि फंड वगैरह नहीं मिल पाता, पैसा नहीं मिलता, बजट नहीं मिलता है। और पर्यावरणीय संबंधी चुनौतियां, अब यहाँ पर समझना है कि पर्यावरणीय संबंधी चुनौतियां क्या हैं।
तो भाई देखो, सागरीय जल के किनारे पर निरंतर प्रवाह यानी कि फ्लशिंग के कम होने और अपरदन के बढ़ने से तटीय क्षेत्र का वनस्पति आवरण और पारिस्थितिकी संतुलन प्रभावित होता है। तो लगातार जब जो है कि हम यहाँ पे जो लहरें देखते हैं, उससे क्या होता है, पर्यावरण को भी क्षरण होता है, मिट्टी कटती है, मृदा कटती है, पेड़ पौधे कटते हैं, तो ये क्षरण देखने को मिलता है। लगाए गए उपकरणों, विद्युत चुम्बकीय प्रभाव, ध्वनि प्रभाव की वजह से भी प्रवासी पक्षियों की आवाजाही भी प्रभावित होगी और समुद्री प्रजातियों की संवेदी प्रणाली में भी बाधा उत्पन्न होगी। अब यहाँ पे समुद्र के अंदर जो मछली वगैरह रहती हैं, जो यानी कि सीप वगैरह रहते हैं, जो घोंगा रहते हैं, इनको ध्वनि से भी प्रदूषण होगा। ध्वनि वगैरह से, या जो उपकरण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को संचालित करेंगे, इससे समुद्री जीवों को भी जो है कि नुकसान पहुंचेगा, उनकी हेल्थ खराब होगी, तो समस्याएं क्रिएट होगी। अब यहाँ हम देखेंगे कि ज्वारीय ऊर्जा का महत्व क्या है। तो देखिए, ऊर्जा सुरक्षा व ऊर्जा विविधीकरण में सहायता हो सकेगी। वायु की तुलना में जल का घनत्व अधिक होने से पवन ऊर्जा से अधिक दक्ष होती है ये। भारत की लंबी तटरेखा लगभग 7000 से अधिक किलोमीटर है। 7000 क्या, 7500 से अधिक किलोमीटर की तटरेखा है, जिसका प्रयोग कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम कर सकते हैं। कार्बन फुटप्रिंट को कम करके जलवायु समन और अनुकूलन सुनिश्चित कर सकते हैं। और वहीं यह भारत की पंचामृत प्रतिबद्धता UNFCCC COP26 के अनुरूप है, जो कि ग्लासगो UK में हुई थी। लेकिन इन सभी के बाद हम कुछ आगे की राह निकाल सकते हैं, जैसे महासागरीय ऊर्जा के विभिन्न रूपों का फिर से आकलन किया जाए। व्यवहारिक तौर पर देखा जाए कि प्राप्ति कितनी हो रही है महासागरीय ऊर्जा के स्रोत पर। व्यवहारिक और दीर्घकालिक लाभों पर विचार किया जाए। स्थान विशिष्ट ज्वारीय ऊर्जा की विकास लागत का भी आकलन किया जाना है। वहीं नमूना पायलट परियोजनाएं स्थापित करना। ज्वारीय ऊर्जा की स्थापना से पहले इसके प्रूफ ऑफ कंसेप्ट और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने से नमूना या पायलट परियोजनाएं जरूरी हैं। गैर सौर नवीकरणीय खरीद दायित्व। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को वाणिज्यिक ज्वारीय परियोजनाओं का विकास सुनिश्चित करने के लिए गैर सौर RPO यानी कि रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन के तहत सौर जो सागरीय ऊर्जा को शामिल करने के बाद उस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की निगरानी भी करनी चाहिए। मतलब कि जो भी सौर ऊर्जा से संबंधित जो भी प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, उसको रेगुलेट भी करो कि समय समय पर उसमें कोई अगर खराबी हो रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई बाधा आ रही है, विनियामकीय बाधा आ रही है, तो उसे दूर करना भी जरूरी है। वहीं पर्यावरण का प्रभाव आकलन भी करो कि पर्यावरणीय प्रभाव, पारिस्थितिकी सततता का व्यवहारिक आकलन भी होना चाहिए। वैश्विक अनुभव और उदाहरणों का अध्ययन करें तो फ्रांस, साउथ कोरिया की 2 परियोजनाएं जो दुनिया में स्थापित ज्वारीय ऊर्जा के लगभग 90% हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं। तो पूरी जो है कि साउथ कोरिया और फ्रांस की जो दुनिया की सबसे अधिक हैं, 90% से अधिक उत्तरदायी करती हैं ये। और वित्त पोषण विकल्पों को जोखिम रहित बनाया जाना चाहिए, जैसे IREDA नवीकरणीय वित्त पोषण संस्थानों द्वारा मुक्त बॉन्ड जारी किए जाने चाहिए। सॉफ्ट लोन की योजना में भी सुधार होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें करेंगे तभी जो है कि हमारे पास जो ज्वारीय ऊर्जा है, हम उसका प्रयोग कर सकेंगे, जो नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में एक विविधता लाएगा, हमारी निर्भरता को कम करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। और अब हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे, जहाँ पे संक्षिप्त सुर्खियों को कवर करेंगे एक ही क्लास में पूरे के पूरे, जिसमें 16 टॉपिक हैं। जो भी इंपॉर्टेंट होंगे 14 से 15 टॉपिक हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।